गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आपके सामने आज बिहार बोर्ड के जो आपका जो एनसीईआरटी मैथ है उसका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 है आपका एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप एक ही बात जान लो, ये एक पहले ये नहीं पढ़ो, पहले आप ये समझो कि ये क्यों पढ़ो, ये आगे क्या करेगा आपको। एक ही चीज़ समझिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ से लेकर के आपको आईआईटी जेईई तक ये आपका हेल्प करेगा। अर्थात इस चैप्टर का यहाँ पे एक शुरुआत होने जा रही है, बहुत ही बेसिक शुरुआत है। और ये चैप्टर आप जेईई दोगे, किसी कोई भी कंपटीशन दोगे, चाहे आप क्लर्क से लेकर के बीपीएससी यूपीएससी तक दोगे, इस चैप्टर से सवाल आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये सवाल जेईई मेंस हो या एडवांस हो, अगर आप देते हैं तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इसीलिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप सभी के सभी इस चैप्टर को गहराई से एकदम डेप्थ में जा करके पढ़ें और इसे समझें, ठीक है। इसे समझने से पहले आपने क्या बोला, एपी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइन टू लाइन पहले मेरी हर बात को सुनेंगे, तब अपना दिमाग लगाइएगा। सुनिए, एपी का पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। ये है आपके सामने एक टर्म है, चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रियल में ये चैप्टर एक दूसरे चैप्टर का टुकड़ा है, और उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। समझिएगा, ये चैप्टर किसका, एक दूसरे चैप्टर का ये एक टुकड़ा है। उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, समझिएगा इसको। सबसे पहला एक वर्ड आया है जिसका नाम है सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस जो, ये सब इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी भी अभी हम बताते हैं। सीक्वेंस जो है, इसी सीक्वेंस का दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस का दूसरा नाम है प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप चाहे सीक्वेंस कहिए या आप उसी को प्रोग्रेशन कहिए, दोनों चीज़ सेम है। चाहे आपके सामने, तो ये जो आपका एपी है, ये एपी एक दूसरे चैप्टर का सबसेट है, एक छोटा पार्ट है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब ये चैप्टर आपको 11th 12th में जाके मिलेगा पढ़ने के लिए, इसी का एक टुकड़ा है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको हम आज ये समझाना चाहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से। तो सबसे पहली बात आपको जानना है, यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस का अर्थ होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं श्रेणी, ओके। और एक हो गया आपका सीरीज। और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है समेशन, और प्रोग्रेशन, सीक्वेंस का मतलब हो गया प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का रिलेशन, समझिएगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो सीक्वेंस है या फिर प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजिट, वैसे अंकों का समूह, वैसे अंकों का समूह या वैसे संख्याओं का समूह जो आपस में किसी न किसी रूल्स के द्वारा जुड़ा हुआ हो, किसी न किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो। उन सभी अंकों में, उन सभी संख्याओं के बीच एक संबंध हो। अगर वैसा संबंध वाला कोई एक संख्या का समूह आपके सामने है, उसी को कहा जाता है सीक्वेंस, या उसी को कहा जाता है प्रोग्रेशन। अर्थात यदि आपके पास 10 वस्तु हो या 10 अंक हो या 10 संख्याएं हो, तो उन सभी में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास 10th में 20 बच्चे हैं, या आपके बैच में 20 बच्चे हैं, सब में एक संबंध है, सभी के सभी क्लास 10th के हैं। 11th के बैच में 20 बच्चे हैं, उन सभी में एक कॉमन संबंध है, और उन सभी में संबंध ये है कि वो सभी के सभी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। उसी प्रकार आपके ग्रुप में 10 बच्चे हैं, आप में एक कॉमन संबंध ये है, आप सभी के सभी आपस में एक दूसरे से मित्रता के रूप में जुड़े हुए हैं। अर्थात यदि कहीं पे संख्याओं का समूह हो या कहीं पे वस्तुओं का समूह हो, तो अगर वो सभी के सभी समूह किसी न किसी एक विशेष संबंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो उस समूह को बोलते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। फिर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। देखेंगे, अगर उन सभी
अंकों को, उन सभी संख्याओं को यदि आप जोड़ के रूप में लिख देते हैं, यदि उन सभी संख्याओं को आप जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है सीरीज। हमने क्या बोला, दो टर्म लाए हैं, एक वर्ड है सीक्वेंस और एक वर्ड है सीरीज। सीक्वेंस का मतलब होता है कि संख्याओं का एक ऑर्डर्ड ग्रुप, मतलब संख्याओं का वैसा समूह जिसमें सभी के सभी संख्याएं आपस में किसी न किसी संबंध के द्वारा जुड़ी हुई हों, उसी को सीक्वेंस कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। उसी को सीक्वेंस कहेंगे या प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, गौर से देखिए ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है, एक समूह है। अब आप चेक करो क्या ये समूह एक दूसरे के साथ आपस में किसी खास संबंध से जुड़ा हुआ है? जी जुड़ा हुआ है। 1 में 1 जोड़िए 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में 1 जोड़िए 4, 4 में जोड़िए 5, अर्थात हर एक दूसरा अंक पीछे वाले अंक में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है, एक रिलेशन बन गया। हर एक अगला वाला जो अंक है, हर एक अगली जो संख्याएं हैं वो पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये समूह क्या कहलाएगा? ये समूह सीक्वेंस कहलाएगा, मतलब ये प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे हमने कहा, देखेंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। गौर कीजिए, इस जरा सा इस समूह को देखिए, पता चलेगा इन समूह में एक संबंध है। सभी के सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं। सभी के सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है। इसको क्या बोला जाएगा? ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है, मतलब ये सम संख्या का समूह है। तो सभी के सभी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? श्रेणी। कंप्लीट। नेक्स्ट, जैसे आपने कहा, यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। जरा सा इस समूह को देखिए, आप क्या देखेंगे कि सर ये समूह जो है ये 3 का गुणज है। मतलब क्या? आपको ये बताना है कि जो भी समूह आपके सामने प्रस्तुत है, क्या उन समूह के सभी लोगों के बीच क्या कोई संबंध है कि नहीं। अगर संबंध है तो उसे आप क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। अगर इन सभी को आपस में जोड़ के रूप में लिख देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट डॉट, यही सीक्वेंस बदल जाएगा सीरीज में। इसको अगर जोड़ के रूप में लिख देंगे तो वही बदल जाएगा सीरीज में, इसे जोड़ के रूप में लिख देंगे वही बदल जाएगा सीरीज में। अर्थात प्रोग्रेशन क्या है, श्रेणी क्या है? तो श्रेणी होता है संख्याओं का वैसा समूह जिनमें सभी संख्याओं के बीच कोई ना कोई एक विशेष संबंध हो। अगर इस प्रकार का संबंध होता है तो ऐसे समूह को हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। अगर संबंध नहीं होता है तो प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। जैसे हमने कहा 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। जरा इस समूह को देखिए, अगर आप ये एक समूह है, संख्याओं का समूह है। अगर आप इसे गौर से देखोगे आपको पता चलेगा कि सर इसमें सभी के सभी नंबर प्राइम हैं, अभाज्य संख्या है। अर्थात इन सभी में संबंध क्या है? सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है। कंप्लीट। जैसे आपके बीच हो गया, यहाँ पे देखिए 1 3 6 5 12 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये जरा सा इसको देखिए, क्या इसमें कोई संबंध है? नहीं। आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं। 1 के बाद हम 2 ढूंढ रहे थे, 2 नहीं है, फिर 3 मिल गया, फिर 4 5 नहीं है, 6 मिल गया। मतलब ये अच्छा सम 6 12 सर सम 6 12 सम है, लेकिन 1 3 5 नहीं सम भी नहीं है सर, विषम। अच्छा 3 5 विषम है। सर पूरा विषम भी नहीं है सर, अभाज्य। सर 1 3 5 तो अभाज्य, लेकिन 6 12 भाज्य हो गया सर, भाज्य। मतलब ये रियल में कुछ भी नहीं है, न तो सम है, न तो प्राकृतिक है, न तो पूर्ण है, न तो इंटीजर है, न तो दिस है, न दैट है। मतलब क्या? इसमें कोई भी एक प्रकार का खास रिलेशन नहीं है। अगर खास रिलेशन ना हो तो उसे आप प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। मतलब ये जो आपका समूह है, ये समूह आपका प्रोग्रेशन नहीं है। हमने फिर से क्या कहा? आपका चैप्टर का नाम है एपी। एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको अरिथ बोलते, रियल में है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का एक दूसरा नाम है सीक्वेंस। और इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। सीक्वेंस को ही कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है संख्याओं, अंकों या वस्तुओं का ऐसा समूह जिनमें
उस समूह के सभी सदस्यों के बीच कोई न कोई सुपरिभाषित संबंध हो। अगर कोई न कोई संबंध होता है तब इस प्रकार के जो समूह होते हैं उन समूह को प्रोग्रेशन, श्रेणी या सीक्वेंस कहते हैं। उन सभी सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वही बन जाता है सीरीज कंप्लीट। तो अभी हमने आपको समझाया कि समांतर श्रेणी क्या होता है, अभी आपने ये समझा समांतर श्रेणी क्या होता है। तो ये जो प्रोग्रेशन है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो 3 प्रकार का होता है। सीक्वेंस जो है मतलब प्रोग्रेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्या बोले? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है? सीक्वेंस। ये कितने प्रकार का होगा? तो ये होता है 3 प्रकार का। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जरा सा बोर्ड मिटाइए, सब लोग अपना अपना बोर्ड मिटाइए। हमने क्या बोला कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कितने प्रकार का? ये 3 प्रकार का। आइए जरा देखते हैं कौन कौन। तो सीक्वेंस कहिए या प्रोग्रेशन कहिए, प्रोग्रेशन कहिए या उसको सीक्वेंस कहिए या उसको श्रेणी कहिए। ये जो आपके पास श्रेणी है ये कितने प्रकार का बोले? ये होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। सबसे पहला है एपी, दूसरा है जीपी और तीसरा है एचपी। 3 प्रकार का। क्या बोल रहे हैं हम? प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला ये आप क्या बोले? ये एपी जो है वो प्रोग्रेशन का मतलब सीक्वेंस और सीरीज का एक पार्ट है। रियल में प्रोग्रेशन कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। पहला है एपी, दूसरा है जीपी और तीसरा क्या है? एचपी। एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके सामने आज प्रस्तुत है। ये जो आपका एपी है, इस एपी का पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूरा नाम क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कंप्लीट। दूसरा कौन है? जीपी। जीपी का पूरा नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोल रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी। ये जो आपके सामने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका हिंदी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। अगला कौन है? अगला है एचपी। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एच का मतलब हार्मोनिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। तो ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और इसका हिंदी आपके सामने है विलोम समांतर। विलोम समांतर। इसी का एक और नाम है हरात्मक श्रेणी। इसका 2 नाम हमने लिखा है, देखिएगा ऊपर वाले नाम पे जरा विचार कीजिएगा। इसका नाम है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक से बढ़िया जल्दी हम आपको समझा पाएंगे विलोम समांतर। रियल में ये जो आपका हरात्मक श्रेणी, तो क्या हो गया? ये जो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक हो गया एपी, एक है जीपी और एक है एचपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी का मतलब क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, विलोम समांतर या हरात्मक श्रेणी। ठीक है, इस प्रकार से कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अर्थात ये जो आपका हार्मोनिक है, रियल में ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हरात्मक श्रेणी होता है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का विपरीत होता है। अर्थात अगर कभी ये पूछे कि ये हरात्मक श्रेणी में है कि नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस सीरीज को पलट देंगे। अगर पलटने के बाद वह सीरीज एपी में आ गया तो वह तो तब उसका उल्टा एचपी में होगा। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अगर पूछ दिया जाए कि ये दिया हुआ सीरीज या दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो एचपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करें? आपके पास जो वो सीरीज, आपके पास जो वो सीक्वेंस दिया हुआ है, आप उस सीक्वेंस को सबसे पहले सभी अंकों को पलट दें। पलटने के बाद चेक करें वो एपी में है कि नहीं। अब एपी में कैसे चेक करते वो अभी करेंगे। वो एपी में अगर इसका उल्टा सभी अंकों के पलटने के बाद जो एक नया सीक्वेंस प्राप्त हुआ है, अगर वह एपी में आ गया तब उसे हम लोग कहेंगे कि ये एचपी में है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले अब हम लोग को ये जानना है कि कैसे कोई सीक्वेंस एपी में होता है,
कैसे कोई सीक्वेंस जो है वो जीपी में होता है और कैसे कोई सीक्वेंस जो है वो एचपी में होता है। कंप्लीट। तो आपने क्या देखा कि एपी में कैसे होगा, जीपी में कैसे होगा और एचपी में कैसे होगा। आज हम लोगों को सबसे पहले ये क्लियर करना है। कंप्लीट। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि एपी को आप कैसे पहचानोगे, जीपी को कैसे पहचानोगे और एचपी को कैसे पहचानोगे। कंप्लीट। तो ये प्रोग्रेशन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नेक्स्ट, अब आपके सामने है एपी की पहचान, देखेंगे। अब आपके सामने है एपी की पहचान। अब हम लोग तीनों को एक एक करके पहचानेंगे। तो सबसे पहले है आपके सामने एपी की पहचान। पहले आप किसको पहचानोगे, एपी की पहचान। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस हम देते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास हम एक सीक्वेंस देते हैं, एक सीक्वेंस हमने लिखा और ये सीक्वेंस है मान लो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। कंप्लीट। ऐसा है। अब देखेंगे दूसरा, अब इसको जरा सा जानना है। तो सबसे पहली बात जानिए कि हमने कहा कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 3 प्रकार का होता है, एक एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। पहले ये पहचानना है, कैसे जानोगे कि कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, कोई जीपी में है कि नहीं, कोई एचपी में है कि नहीं। तो पहले किसकी पहचान कर रहे हैं, तो एपी में है कि नहीं। सबसे पहले ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में जो टर्म मतलब पद, जो पद पहले स्थान पर होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद। जो दूसरे पर होगा दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, डॉट 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 डॉट। सही है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब हमने आपको वास्तविक संख्या में बताया था, इसका मतलब होता है अशांत। अशांत का मतलब जहां आगे ये सीरीज खत्म ना हो, ये सीरीज अनंत तक जाएगा। ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये अनंत तक जाएगा, ये बीच में जाकर के रुकने वाला नहीं है। कंप्लीट। तो आपने क्या बोला, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या अनंत होगी। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होंगे। लेकिन उस इनफाइनाइट को हम लोग नंबर ऑफ टर्म को n मान करके सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या मान लेंगे कि दिए गए सीक्वेंस में पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। नंबर का पहला लेटर क्या है, n, इसीलिए पदों की संख्या को आप किससे लिखते हैं, n से। अब देखिए दूसरी बात, ये प्रथम पद को a से लिखा जाता है, ठीक, या इसको हम लोग t1 लिखते हैं। टर्म का पहला लेटर क्या है, t, तो t, पहले पद को t1 लिखेंगे, दूसरे टर्म को t2 लिखेंगे, तीसरे टर्म को t3 डॉट डॉट डॉट, nवें टर्म को tn लिखेंगे। अगर कहीं पे हम t1 लिखते हैं इसका मतलब पहला, t फॉर टर्म, ठीक है। तो आपने क्या बोला, t1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, t2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म का मतलब दूसरा पद, t3 का मतलब थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद, डॉट डॉट डॉट, tn का मतलब हो गया nth टर्म मतलब nवां पद। ये जो nth टर्म है इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, nवां पद। ये क्या है, nवां पद। अर्थात ये जो सीक्वेंस है इसमें अनंत पद हैं, क्योंकि आगे डॉट 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 लिखा हुआ है, अनंत पद हैं। और इस अनंत पद को में हम लोग पदों की संख्या को n मान करके सॉल्व करेंगे। ओके। अर्थात नंबर ऑफ टर्म कितना मानेंगे, n, और nवें स्थान पर जो इंसान बैठा होगा, जो पद बैठा होगा, जो टर्म बैठा होगा, उसी को बोलेंगे tn। सिमिलरली ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग a1 भी लिखते हैं, हम लोग इसे दूसरे पद को a2 भी लिखते हैं, तीसरे पद को a3 भी लिखते हैं और nवें पद को an भी लिखते हैं। आप घबराएं नहीं, चाहे पद को आप a1 से a2 से a3 से a4 से an से डिनोट कर सकते हैं, या आप उसे t1 t2 t3 वगैरह 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 से डिनोट कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम लोग कभी कभी पहले पद को a1 नहीं बोल करके उसको सिंपली a बोल देते हैं, a1 नहीं बोल के उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, a बोल देते हैं। तो हम लोग प्रथम पद को a बोल देंगे। अब पहचान क्या है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में होगा। फिर वहां जाने से पहले हम आपका ध्यान एक बार और पीछे खींचते हैं, इस सीक्वेंस में कितने पद हैं, ये जो सीक्वेंस इसमें कितने पद हैं, इसमें असंख्य पद हैं, आगे अनंत पद है। इसीलिए ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो आपका कौन सा AP है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट AP, अपरिमित AP।
क्या बोलेंगे, वैसे एपी या वैसे सीक्वेंस या वैसा प्रोग्रेशन या वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो उसे इनफाइनाइट एपी कहा जाता है, और जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको फाइनाइट एपी कहा जाता है। फिर समझिए, तो कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं हम आपके सामने। पहला है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। अर्थात इनफाइनाइट एपी का मतलब वैसे सीक्वेंस या वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो। जैसे आपके सामने है, एक नया लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या, आगे जाकर के ये पद समाप्त होने वाला नहीं है। तो पदों की संख्या कितनी है, अनंत है, इसीलिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है इनफाइनाइट एपी। बुझा कि नहीं बुझा, 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 ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, फाइनाइट का मतलब सीमित, मतलब वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, 5 गो 10 गो 20 गो 25 गो 100 200, लेकिन वो निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। तो क्या लिखेंगे, वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे फाइनाइट एपी कहा जाता है। जिसे जैसे जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये कैसा है, देखिए मतलब क्या, इसका पहचान है कि आगे डॉट 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 नहीं होगा। अगर डॉट 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 नहीं है तो वो फाइनाइट एपी है, यदि डॉट डॉट है तो वो इनफाइनाइट एपी है। समझे आप, एकदम समझे, एकदम समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे जी। आइए इधर, तीसरा है इंक्रीजिंग एपी। तीसरा है इंक्रीजिंग एपी। तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपके सामने इंक्रीजिंग एपी। ये इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अर्थात यदि किसी एपी में पदों का मान, मान बोल रहे, मान, पदों का मान रेगुलरली बढ़ता चला जाता है। क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग एपी का मतलब वैसा एपी जिसमें पदों का मान रेगुलरली बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। देखिए जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 5, मतलब रेगुलरली क्या है, पदों का जो मान है वो रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। इसे आप क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एपी। और जो चौथा होता है वो है इंक्रीजिंग एपी। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये क्या है, इंक्रीजिंग एपी। सर ये इंक्रीजिंग में इनफाइनाइट है, अर्थात ये एपी इंक्रीजिंग भी है और इनफाइनाइट भी है। ये एपी इंक्रीजिंग है लेकिन फाइनाइट है। दूसरा डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी, अब डिक्रीजिंग एपी क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब हो गया यदि पदों का मान रेगुलरली लेफ्ट से राइट जाने पर पदों का मान रेगुलरली घटता चला जा रहा है। जैसे जैसे हो गया आपके सामने 10 8 6 4 2 0 -2 -4 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए ना, 10 से घट के 8, 8 से घट के 6, 6 से घट के 4, 4 से घट के 2, 2 से घट के 0 डॉट 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 डॉट। ये क्या है, रियल में पदों का मान रेगुलरली घट रहा है, साथ में इसमें पदों की संख्या अनंत है, इसीलिए ये एपी मान घटने की वजह से डिक्रीजिंग भी है और डॉट 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 की वजह से इनफाइनाइट भी है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि इसमें एपी 4 प्रकार का, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। कंप्लीट, सब कुछ तो समझ गए। अब ये नहीं समझे कि एपी को चिन्हेंगे कैसे। आइए सबसे पहले चिन्हते हैं कि एपी को चिन्हेंगे कैसे। तो अब आपको एपी को चिन्हना है, देखेंगे। तो अगला हेडिंग है एपी की पहचान। एपी को कैसे पहचान, पहचान मतलब होता है चिन्हना। आइए सबसे पहली बात कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इस तरीके से दिया होगा। कहता है कि कोई भी एपी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि एपी के किसी भी पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाने पर, दिमाग खोल के सुनना है, किसी भी एपी में किसी पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाने पर यदि उसका मान हमेशा बराबर आता है, क्या बोले, यदि किसी सीक्वेंस के किसी पद में से जस्ट पीछे वाले पद को घटाने पर यदि उसका मान, वो जो आपके सामने घटाव आया है, उस घटाव का मान यदि हर जगह हमेशा सेम रहता है,
सेम रहता है, तब इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग एपी में कहते हैं। अगर वो सेम नहीं रहता है तो वो एपी में नहीं कहते हैं। कि कहीं भी आप पकड़िए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो क्या बोले, आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले, सर कोई भी पीछे वाला नहीं, जस्ट पीछे वाला। तो आपने क्या बोला, 4 में से कितना घटेगा, 2, कितना आ गया 2। कहीं भी जाइए, 10 में से 8 घटेगा 2, या कहीं भी जाइए, सर यहाँ पे मान लीजिए 20 है 22 है, चलिए यहाँ घटाइए, फिर भी यहाँ पे 2। मतलब क्या है, किसी भी दो लगातार पद के बीच का अंतर, किसी भी दो लगातार और उसमें भी क्या, हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, चाहे वो एपी इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग हमेशा दो लगातार पद में से आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। अगर घटाने पर सेम आता है तो वह एपी में होगा, अगर सेम नहीं आता है तो वो एपी में नहीं होगा। ओके, अगर सेम आता है तो वो एपी में होगा, सेम नहीं आता है तो वो एपी में नहीं होगा। और ये जो घटा के आपको मिला है, इन सभी का नाम है कॉमन डिफरेंस। इसका क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का पहला अक्षर क्या है, डी, और इसी को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं आप, सार्व अंतर। ये जो घटा के बचता है, इस घटाव को, मतलब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहिए या सार्व अंतर कहिए। उसको सूचित किससे करेंगे, डी से। इसे सूचित किससे करेंगे, डी से। और ये डी का मान, इस डी का मान, डी एकदम गौर सुनिएगा, ये जो डी है, डी का नाम क्या है, डी का नाम है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। इस सार्व अंतर का मान पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्या बोले, सार्व अंतर का मान पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। फिर सुनिएगा, सार्व अंतर का मान पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। गौर कीजिएगा, इस एपी को देखो आप, इंक्रीजिंग एपी है कि डिक्रीजिंग एपी है, गौर कीजिए इसको। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग एपी है। अच्छा, एक यहाँ देखिए 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 डॉट डॉट डॉट। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग एपी है। नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला इंक्रीजिंग एपी है। गौर कीजिए, ऊपर वाले का डी निकालिए, 8 में से 10 गया -2, 6 में से 8 गया -2, 4 में से 6 गया -2, 2 में से 4 गया डॉट डॉट डॉट। सही है, मतलब डिक्रीजिंग एपी का डी निगेटिव होता है, इंक्रीजिंग एपी का डी पॉजिटिव होता है। डिक्रीजिंग एपी का डी निगेटिव होता है, इंक्रीजिंग एपी का डी पॉजिटिव होता है। जैसे एगो देख इधर, जैसे हम लिए 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, जैसे हम लिए 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा 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 ले लिए। घटाओ इसमें से, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, 0 0 0 0 0। सही है, इसमें डी का मान कितना हो गया, 0। और डी का मान जब 0 होता है तो सभी पद, वैसे एपी का सभी पद समान होता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अभी जो हम बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से 100% एगो पूछेगा तो टिक मार ना मारो, तुम्हारी मर्जी है। क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग एपी का डी निगेटिव होता है, इंक्रीजिंग एपी का डी पॉजिटिव होता है, और ऐसे एपी को बोलते हैं कांस्टेंट एपी। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी, अर्थात जिस एपी का के सभी पद आपस में समान हों। जैसे कि 10 10 10 10 10 कांस्टेंट एपी, 2 2 2 2 2 2 कांस्टेंट एपी, 3 3 3 3 3 कांस्टेंट एपी। और कांस्टेंट एपी का डी क्या होता है, 0 होता है। फिर समझिए, इंक्रीजिंग जिसमें पदों का मान लगातार बढ़े, डिक्रीजिंग पदों का मान लगातार घटे, कांस्टेंट सभी पद क्या हो, बराबर हो। सभी पद जिसका बराबर है सर वो भी एपी है, लेकिन वो कैसा एपी है, जिसका डी 0 है। फिर समझते हैं, हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग एपी का डी पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग एपी का डी निगेटिव होगा, कांस्टेंट एपी का डी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात एक लाइन लिखिए, सर किसी भी एपी मतलब सीक्वेंस या प्रोग्रेशन या एपी का डी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। अगला लाइन, यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो वह एपी इंक्रीजिंग होगा, डी का मान लेस देन 0 है तो वह एपी डिक्रीजिंग होगा, अगर डी का मान बराबर 0 है तो वह एपी कांस्टेंट होगा। कंप्लीट।
ये भी क्या है, एक एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। कंप्लीट। तो आपने क्या समझा, ये सभी के सभी एपी हैं, लेकिन कुछ इसमें से कांस्टेंट एपी है, कुछ इसमें से इंक्रीजिंग एपी है और कुछ इसमें से डिक्रीजिंग एपी है। कंप्लीट। अब जरा गौर कीजिए, मान लीजिए आपके पास एक एपी है, मान लेते हैं आपके पास एक एपी है और डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। उसको सूचित किससे करते हैं, डी से, उसी को बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस। कंप्लीट। तो कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम सी डी भी लिख देंगे, तो आप माफ कीजिएगा। ओके, अब जरा देखो, 2 4 6, ये एक एपी है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये एक एपी है, देखिए ना। तो अब इसमें क्या, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस कहीं भी घटा के देखिए ना, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, अर्थात हर जगह इसका जो सार्व अंतर है बराबर है। सार्व अंतर जैसे ही बराबर दिखा तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। जिसका सार्व अंतर बराबर होगा उसको एपी में कहेंगे, जिसका सार्व अंतर बराबर होगा उसको एपी में कहेंगे। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब देखिए, तो इसका सार्व अंतर क्या निकला, 2। अब एक चीज गौर करना, इसको हम क्या बोले थे, ये क्या है, ये है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। आपको हमने कहा था प्रथम पद को तुम ए बोलना या A1 बोलना या T1 बोलना, और सार्व अंतर को तुम क्या बोलना, सार्व अंतर को तुम क्या बोलना, सार्व, अरे तुम बोल रहे हैं हम आपको, सॉरी सर, आपको तुम कैसे बोल सकते हैं, मुंह पे जाके तुम बोलेंगे। सुनिए इधर, हमने क्या बोला, ये प्रथम पद किससे लिखिएगा, ए से, ये सार्व अंतर किससे लिखिएगा, डी से। ओके, अब देखो, यदि जैसे प्रथम पद आपको दिया हुआ है कितना, 2, सार्व अंतर मिल गया, कितना हो गया, सार्व अंतर 2। अब गौर करो, यदि पीछे वाले पद में सार्व अंतर को जोड़ा जाए तो जस्ट आगे वाला पद मिल जाता है। क्या बोल रहे हैं, अगर पीछे वाले पद में सार्व अंतर को जोड़ोगे तो अगला वाला पद प्राप्त हो जाता है। मतलब यदि किसी एपी का पहला पद दिया हो, सार्व अंतर दिया हो, तो हम लोग उस एपी को लिख सकते हैं। मान लेते हैं किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो उस एपी को लिखने का एक तरीका है, ए प्रथम पद, इसी में जब डी जोड़ोगे तो अगला पद मिलेगा, तो वो बनेगा ए प्लस डी, उसी में फिर डी जोड़ेंगे, दूसरे पद में फिर डी जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर डी जोड़िए ए प्लस 3d, ऐसा बन गया, डॉट डॉट डॉट। तो ए क्या है, ए है आपका T1, ये ए प्लस डी क्या है, ये है आपका T2, ए प्लस 2d क्या है, तो ये है आपका T3, ये है आपका T4। हमने क्या कहा, यदि किसी एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर यदि आपको मालूम होता है, प्रथम पद और सार्व अंतर यदि आपको मालूम होता है, तो प्रथम पद में सार्व अंतर जोड़ोगे तो द्वितीय पद मिलेगा, फिर द्वितीय पद में सार्व अंतर जोड़ोगे तृतीय पद मिलेगा, फिर तीसरे पद में सार्व अंतर जोड़ोगे चौथा पद मिलेगा, फिर चौथे में सार्व अंतर जोड़ेंगे तो पांचवा पद मिलेगा। इस प्रकार से पद अगला पद अगला पद अगला पद प्राप्त होता चला जाता है। कंप्लीट। तो इस प्रकार हमने देखा कि एपी की पहचान क्या है, हमने क्या देखा कि एपी की पहचान क्या है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन है यदि a बराबर 3 और d बराबर 2 हो तो AP लिखें, AP लिखें। क्या किया है आज बोलता है कि a का मान 3 है और d का मान 2 है, प्रथम पद a और सार्व अंतर d, प्रथम पद a कितना दिया 3 और सार्व अंतर कितना दिया d 2, तो हमको क्या लिखना है AP। हमने क्या कहा, यदि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर दे दे तो AP कैसे लिखते हैं, AP होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d वगैरह वगैरह, ये आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार यदि इसको लिखा जाए तो ये क्या बने, a के जगह पे 3 में d जोड़िए तो 3 2 5, 5 में फिर d जोड़िए तो 7, 7 में फिर d जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, फिर 11, फिर 13 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमने क्या देखा, यदि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर पता हो तो आप AP लिख सकते हैं। कंप्लीट। जैसे दूसरा सवाल, यदि प्रथम पद 4 और
सार्व अंतर 1 हो तो एपी के 5 पदों को लिखें। एपी के 5 पदों को लिखें। क्या बोलता है? एपी के 5 पदों, क्या बोला? यदि प्रथम पद 4 और सार्व अंतर 1 हो तो एपी के 5 पदों को लिखें। एपी के 5 पद को लिखना। हमने क्या कहा? माना ए सार्व, ये प्रथम पद किससे लिखते हैं? ए से, तो ए बराबर 4। सार्व अंतर किससे लिखते हैं? डी से, तो डी बराबर कितना हो गया? 1। अब किसको लिखना है? अब आपको लिखना है एपी। अब बताइए एपी कैसे लिखते हैं? 5 गो पद लिखना है। आज अनंत पद नहीं लिखना है, मात्र 5 पद। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 4d, ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। क्या कंप्लीट हो गया? अब जरा इसी में वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो ए के जगह पे 4, इसमें 4 जोड़ 1 5, फिर 5 जोड़ 1 6, फिर 7, फिर 8, 2 2 4 1 5 लिखा गया। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हम समझा पाए हैं? अब आपसे पूछेगा कि क्या बोले, एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर अगर दिया रहता है तो वो एपी में है कि नहीं, वो एपी को लिखना है। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन एपी में है? आपको पहचानना है। अगला आपके पास सवाल है, इनमें से कौन एपी में है? देखेंगे, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन एपी में है। अगला हेडिंग है, इनमें से कौन एपी में है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से कौन एपी में है? सबसे पहला सवाल है आपके पास, पहला सवाल है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। चलिए चेक कीजिए क्या होगा, एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो बगल में लिख देना एपी, टिक मार देंगे हाँ, और जो नहीं होगा उसको कट कर देंगे। चलिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। मतलब किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है, और अगर हमेशा बराबर है तो वो एपी में होगा। तो क्या बोले, ये एपी में है। ओके, दूसरा सवाल है, जैसे 1 3 5 7 11 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। सही है। अब चेक कीजिए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। क्या हुआ? हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा? ये एपी में होगा। कंप्लीट। देखेंगे तीसरा सवाल, जैसे 1 11 13 15 18 डॉट डॉट डॉट। एपी में है कि नहीं? 11 में से 1 गया 10, 13 में से 11 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 18 में से 15 गया 3। मतलब कहीं पे कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, कहीं पे कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया, कहीं पे 3 आ गया, कहीं पे 4 आ गया, ऐसा। तो अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा तो वो एपी में होगा कि नहीं होगा? तो वो एपी में नहीं होगा। कंप्लीट। जैसे आपके सामने चौथा सवाल है, आपके सामने, जैसे 2 हो गया 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया हुआ है। चेक करेंगे, 2 5/2। सर 5/2 का मतलब रियल मीनिंग है 2.5। देखिए ना, इसी को लिख सकते हैं 2.5, उसके बाद 3, ये क्या है 7/2 मतलब 3.5 3.5 डॉट डॉट। आगे बनेगा, देखिए 2 2.5 में से 2 चला गया तो 0.5, 3 में से 2.5 चला गया तो 0.5, 3.5 में से 3 चला गया 0.5। इसका मतलब हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर है, इसीलिए ये जो आपके सामने दिया हुआ सीक्वेंस है एपी में होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट पांचवा दिया, जैसे 0.1 0.11 0.111 0.1111 डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया। एपी में है कि नहीं? देखिए 0.11 में से 0.1 घटाइए तो बचेगा 0.10। इसमें से अगर इसको घटाइएगा 0.100, फिर इसमें से घटाइएगा 0.1000। मतलब क्या है, अलग अलग पदों को घटाने पर जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने पद है वो एपी में नहीं होगा। कंप्लीट। उसके बाद आपके सामने छठा है, जैसे √3 √6। आपके सामने क्या दे दिया? √6, अगला दे दिया √9, अगला दे दिया √12 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है कि नहीं है? देखेंगे, ये है √3, ये है √6, ये है √9, ये है √12। तो ज़रा सा अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपके सामने में क्या है, √6 माइनस √3,
और √9 माइनस √6, तो √3 का मान होता है 1.732 और √6 का मान हो गया आपका √6 का मान हो गया 2 दूना 4 लगभग 1.732 2 दूना 4 2.2 के आसपास। इसका मान हो गया आपके सामने 3। अब देखेंगे सर अगर हम लोग 2.2 में से 1.7 घटाएंगे तो 0.5 और 3 में से 2.2 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.8। तो क्या है, अलग अलग पद के को घटाने पर जो d का मान है वो अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये AP में होगा कि नहीं होगा, ये AP में नहीं होगा। कंप्लीट। अगला सवाल है आपके सामने, जैसे जरा इसको मिटाते हैं, 7वां सवाल आपके सामने लाते हैं। आइए यहाँ डिस्कस करें। 7वां ऐसे बोला, पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2√2, अगला पद है 3 + 3√2 ... पूछा ये AP में है कि नहीं है। गौर कीजिए, 3 + √2 में से 3 घटा तो 3 बचा, 3 + 2√2 में से 3 + 2√2 में से 3 + √2 घटेगा, जब घटाइएगा तो 3 में से 3 चला गया, 2√2 में से एक √2 चला गया, फिर बचा √2। मतलब यहाँ भी घटाने पर √2, यहाँ भी घटाने पर √2, यहाँ भी घटाने पर √2, हर जगह क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये दिया हुआ जो सीक्वेंस है ये किस में होगा, AP में होगा। ये जो आपके सामने दिया हुआ सीक्वेंस है ये क्या होगा, AP में होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने कि यदि दिया हुआ सीक्वेंस AP में है तो उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, यदि दिया गया सीक्वेंस AP में है तो उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। अगला एक सवाल लाते हैं आपके सामने। अगला आपके सामने सवाल है, यदि दिया गया सीक्वेंस AP में हो, यदि सीक्वेंस AP में हो तो A तथा D ज्ञात करें। आपके सामने सवाल क्या है, A तथा D ज्ञात करें। यदि सीक्वेंस किस में हो, AP में हो तो क्या ज्ञात करिए, A और D। A मतलब क्या है, प्रथम पद, और D मतलब क्या है, सार्व अंतर। उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यदि सीक्वेंस AP में हो तो A तथा D ज्ञात करें। कंप्लीट। आइए तो सबसे पहली बात, मान लो हमने आपके सामने एक सीक्वेंस रखा, एक प्रोग्रेशन रखा। देखिएगा, हमने आपके सामने एक प्रोग्रेशन रखा। ये प्रोग्रेशन ऐसा है, ये प्रोग्रेशन है 1 8 15 22 29 ... ये एक हमने प्रोग्रेशन दिया। सबसे पहले चेक कीजिए ये AP में है कि नहीं है। आपने क्या बोला, हर एक 2 टर्म को घटाएंगे। देखिए 8 में से 1 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 22 में से 15 गया 7, 29 में से 22 गया 7। क्या हर एक 2 टर्म का घटाव हमेशा सेम है? अगर हर एक जगह 2 टर्म का घटाव सेम है तो क्या होगा, AP में होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, AP में है। ये जो प्रोग्रेशन है वो AP में है। पहले क्या जानना था, यदि सीक्वेंस AP में हो तो AP में हुआ कि नहीं हुआ, AP हुआ। तब प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करिए। यही क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो गया, 1, सार्व अंतर कितना होगा, 8 में से 1 घटा देंगे तो D बराबर हो गया 8 - 1 बराबर कितना हो गया, 7। या 15 - 8 7, या 22 - 15 7, 29 - 22 7। ठीक है। क्या बोले, यदि कोई टर्म AP में है तब उसका प्रथम पद और उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रोग्रेशन है आपके सामने और वो प्रोग्रेशन ऐसा है। देखेंगे 1 2 3 4 5 ... ऐसा दिया हुआ है। पहले ये बताइए AP में है कि नहीं। 1 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। मतलब ये क्या है, AP में है। तो लिखेंगे दिया गया सीक्वेंस AP में है। दिया गया सीक्वेंस AP में है। जब AP में है तब क्या कीजिए, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, A बराबर 1 और D बराबर कितना हो जाएगा,
2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3 घट जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 1। और इस तरीके से हमने, यदि हमारे पास AP दिया हो तो हम लोग उसका प्रथम पद सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट। जैसे कुछ सवाल को आप देखेंगे, कुछ सवाल में क्या है, कभी कभी क्या करेगा, आपको बीच में कुछ पद गायब करके बोलेगा उसको ज्ञात करना है। कुछ पद गायब करके आपके सामने सवाल आएगा कि उसको ज्ञात करना है। जरा देखेंगे, आपके सामने पहला सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरिए। लिखता है रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। देखेंगे बहुत हल्का हल्का सवाल है। पहला सवाल है 2, इसके बाद खाली स्थान है और इसके बाद है 26, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है खाली स्थान दिया आपके सामने, उसके बाद 13, फिर खाली स्थान है आपके सामने और उसके बाद है 3। तीसरा सवाल है आपके सामने 5 दिया खाली स्थान, फिर उसके बाद 13, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जैसे देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, 2 है, फिर अगला खाली स्थान, फिर आगे क्या दिया हुआ है आपके सामने 26। तो इस प्रकार का जब सवाल आता है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्म का, कि इसमें कितने पद हैं। अर्थात जैसे मान लो आपके सामने इस सवाल को डिस्कस करने के लिए नंबर ऑफ पद का एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने कि ये प्रथम पद, ये क्या है अंतिम पद, ये प्रथम पद, ये अंतिम पद। पहले आप ये जानो कि ये जितने सारे इसमें AP लिखा हुआ है, एक पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है। सबसे पहले ये जानना है कि इसमें कितने पद हैं। तो उससे पहले आप ये जानो कि ये जो AP है वो AP सीमित AP है कि असीमित AP है। तो ये AP क्या है, हमने क्या बोला, यदि किसी AP में पदों की संख्या असीमित हो, मतलब बहुत सारे पद हों, असंख्य पद हों, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट AP। अगर उसमें पदों की संख्या सीमित हो तो उसे बोलेंगे हम लोग फाइनाइट AP। तो सबसे पहले ये AP कैसा है, तो ये AP है फाइनाइट AP, मतलब पदों की संख्या सीमित है। कितने पद हैं, 1 2 3। उसके प्रथम पद कितने हैं, 2। इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं, 4। प्रथम पद क्या है पता नहीं है, दूसरा पद 13 दिया, तीसरा पद खाली है, चौथा पद 3 है। उसके बाद ये जो आपके सामने सवाल है, पहला पद 5, दूसरा पद खाली और तीसरा पद क्या है 13। इसमें कितने पद, 3 पद। इसमें कितने पद, 4 पद। और इसमें कितने पद, 3 पद। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जानना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म के बारे में, मतलब कि nth टर्म के बारे में। और इस टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक में आप जो आपका चैप्टर 5वां है, मतलब AP का चैप्टर पहला आप बनाना आरंभ कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।